आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि विटामिन्स के मुतालिक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कंफ्यूजन किसी भी किस्म की। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी डज नॉट मेक ऑन इट्स ओन। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। दूसरी बात ये है कि विटामिन्स आर को फैक्टर्स, दे डोंट डू एनीथिंग बाय देमसेल्व्स। विटामिन्स जो है वो एक को फैक्टर्स हैं क्योंकि ये कुछ भी खुद अकेले में नहीं करते। विटामिन डी को काम करने कैल्शियम की ज़रूरत है। विटामिन बी को जो है वो मेटाबॉलिज्म करता है किसी दूसरे रिएक्शन के साथ मिलके। तो इसी तरह हर एक विटामिन किसी न किसी चीज़ के साथ मिलकर ही कुछ करता है, अकेले में वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये को फैक्टर होते हैं। तो उसके बाद जो विटामिन जो है कैटेगरीज होती है उनकी, एक फैट सेल्यूबल विटामिन होते हैं और दूसरा वाटर सेल्यूबल विटामिन होते हैं। जो फैट सेल्यूबल विटामिन है वो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं और स्टोर भी हो सकते हैं। याद रखना है जो फैट सेल्यूबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं और वो फैट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। इन विटामिन में जो कि फैट सेल्यूबल है उनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। और वो विटामिन्स जो कि वाटर सेल्यूबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। और इन विटामिन में विटामिन सी एंड विटामिन बी कम्प्लेक्स विटामिन है, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो तमाम विटामिन के जो बी कैटेगरीज है वो तमाम आ जाती हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम सबसे पहले विटामिन B1 की बात कर लेते हैं कि विटामिन B1 जो है उसका क्या काम है। वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर। और दूसरा ये है कि हमारे नर्व फंक्शन के लिए विटामिन B1 का किरदार है। उसके बाद स्टेबलाइजिंग द एपिटाइट, हमें जो भूख लगती है उसको स्टेबलाइजिंग करने, नॉर्मल रखने के लिए विटामिन B1 का किरदार है। उसके अलावा अगर ATP प्रोडक्शन में विटामिन B1 का किरदार है। ATP जो एनर्जी की करेंसी होती है उसकी प्रोडक्शन में। और उसके बाद विटामिन B1 के सोर्सेज क्या, हम कहाँ से विटामिन बी जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसमें फ़िश है, लीवर है, लेग्यूम्स है, नट्स हैं और होल ग्रेन है। लेग्यूम्स जो होते हैं वो दालें होती हैं, जैसे माश की दाल, चने की दाल। और नट्स होते हैं वो अखरोट बादाम होते हैं। और होल ग्रेन जो होते हैं उनमें चपाती आती है, ब्रेड आती है जिसमें हम ब्राउन ब्रेड कह सकते हैं। तो ये तमाम क्या होते हैं, होल ग्रेन होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो हम कॉर्न खाते हैं, छली खाते हैं वो। रिकमेंडेशन की बात करें तो एक आदमी जिसकी उम्र 14 से प्लस है उसको 1.2 mg पर डे चाहिए। और एक वूमेन जिसकी उम्र 14 से 18 ईयर्स ओल्ड है उसको 1 mg पर डे चाहिए। और जो वूमेन की एज 19 से प्लस है उसको 1.1 mg मिलीग्राम पर डे चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। यानी कि 1.2 मेंस के लिए जिनकी उम्र 14 से प्लस है, और वुमेन के लिए जिनकी उम्र 14 और 18 के दरमियान है उनके लिए 1 mg। और वो वुमेन जिनकी एज 19 से प्लस है उनके लिए 1.1 मिलीग्राम पर डे है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंफर्म। उसके बाद अब यहाँ पे वार्निंग क्या है। विटामिन B1 इज़ नॉन टॉक्सिक इवन एट हाई डोसेज। आप विटामिन B1 जितना मर्जी कंज्यूम कर ले वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता, वो आपके लिए जहरीला नहीं हो सकता जिस तरह कोई दूसरे विटामिन जैसे विटामिन E हो सकता है। अब हमारे पास विटामिन B2 आ चुका है। हमने विटामिन B1 पढ़ लिया है। और विटामिन B2 का जो नेम है वो एक दूसरा नेम इसका राइबोफ्लेविन भी है। इसका जो काम है वो है एनर्जी प्रोडक्शन करना। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट मेटाबॉलिज्म में इसका एक बहुत अहम किरदार है। हमारी बॉडी में जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी हासिल की जाती है, विटामिन B2 जो है इस काम में हेल्प करता है। उसके बाद विटामिन B2 का जो वर्क है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड रेड ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो हमें बचाती हैं बीमार होने से, वो। और उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की पैदावार में विटामिन B2 का किरदार है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, स्किन, नेल्स एंड हेयर। हमारे नेल्स के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे विजन के लिए विटामिन B2 चाहिए।
उसके बाद विटामिन B2 जो है वो कहाँ से हासिल होगा, उसके ज़रिए क्या है। सबसे पहले तो जो लार्ज अमाउंट इन डेयरी एग्स मीट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मिल्क है, मक्खन है, इन तमाम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है विटामिन B2। इसके अलावा जो एग्स है, मीट्स है, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे गौर करें तो जो जानवर हैं उनसे जो विटामिन बी हासिल हो रहा है वो ज़्यादा मकदार में होता है, यानी जानवर से ज़्यादा चांसेस है विटामिन B2 को हासिल करने के बजाय के स्मॉल अमाउंट इन लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, इनरिच्ड ग्रेन्स। ठीक है, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें इतना नहीं है और ना ही इनरिच्ड ग्रेन्स में इतना है जितना कि विटामिन B2 डेयरी एग्स एंड मीट्स में है। उसके बाद अगर हम इसकी रिकमेंडेशन देखें तो मैन जिनकी एज 14 से 70 ईयर्स ओल्ड है उनको 1.3 mg चाहिए। जो विटामिन B1 था वो 1.2 mg चाहिए था, इससे थोड़ा सा 1 पॉइंट कम था 1.2, लेकिन यहाँ पे 1.3 मिलीग्राम पर डे चाहिए मैंस को जिनकी एज 14 से 70 ईयर्स ओल्ड है। अगर हम वूमेन की बात करें, अगर कोई वूमेन 14 से 70 ईयर्स ओल्ड है या कोई फीमेल, तो उसको 1 mg पर डे चाहिए राइबोफ्लेविन विटामिन B2। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, हम लिप्स, टंग एंड स्किन बिकम अफेक्टिव व्हेन द बॉडी इज़ लो इन राइबोफ्लेविन। हमारी ज़ुबान, हमारी स्किन, हमारे लिप्स अफेक्ट करते हैं ज़्यादातर इस चीज़ से। कोई बहुत बड़ी बीमारियां नहीं लगती इससे, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो है हमारी स्किन वगैरह वो इससे असरअंदाज होती है इसकी कमी से। हमारी जो आइज़ है वो ईचिंग एंड बर्निंग होने से होती है, खारिश होती है और उसमें जलन महसूस होती है। इसके अलावा सोर्स इन माउथ है, लिप्स है, छाले बनते हैं हमारे लिप्स पे और हमारे माउथ में, ब्लड शूट आइज़ होती है और इसके अलावा डर्मेटीज़ है, ये भी डिसीज़ होती है एक। इसके अलावा ऑयली स्किन और इसके अलावा डाइजेस्टिव डिस्टर्बनेस है वो होती है। डर्मेटीज़ है, ये भी एक ऐसी डिसीज़ जो स्किन से रिलेटेड है। डर्मेटीज़ जो होती है वो जिल्द की सोजिश होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास आ गया है विटामिन B3 जिसको नियासिनामाइड एज नियासिन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम तमाम विटामिन B के बारे में पढ़ेंगे, इसके कितनी इकसाम है उन सब के बारे में। तो सबसे पहले जिसका काम है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं उसमें विटामिन B3 जो है, विटामिन B2 हो, विटामिन B1 हो, ये तमाम अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा काम है मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड टंग। हमारी जो स्किन है, हमारी ज़ुबान है, इसके तलफ़ुज़, इसकी हरकत, इसके मूवमेंट, इसको एनर्जी मिलती है, जो भी कुछ इसके इसमें छाले अगर बनते हैं तो इसका कसूरवार विटामिन B3 हो सकता है। हमारे स्किन और टंग को मेंटेन रखने में विटामिन B3 का किरदार है। इसके अलावा इम्प्रूव सर्कुलेशन, उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम और सबसे लास्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसको ठीक रखने में विटामिन B3 जो है इसका किरदार है। उसके बाद इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं विटामिन B3 की, जिसको नियासिनामाइड कहते हैं, जिस मैन की उम्र 14 प्लस होगी या बॉय की, तो उसके लिए 16 मिलीग्राम पर डे उसको चाहिए विटामिन B3। और जो वूमेन है वो अगर 14 से प्लस है तो उनको 14 मिलीग्राम पर डे चाहिए विटामिन B3। वूमेन को 14 और मैन को 16 मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम विटामिन B3 की डेफिशिएंसी को देख लेते हैं। प्लेगरा डिजीज़ होती है, डिमेंशिया डिजीज़ होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस होती है। डिमेंशिया मैंने चीज़ों को भूल जाना डिमेंशिया कहलाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस का पता ही होगी आपको, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, फटीग हो जाती है और नर्वसनेस हो जाती है। और जहाँ तक प्लेगरा डिसीज़ की बात है, ये ऐसी डिसीज़ जो हमारी स्किन को और हमारे निज़ाम हज़म को मुतासिर करती है। स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये बीमारी विटामिन B कम्प्लेक्स की कमी से, जिसको विटामिन B3 कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल चुका होगा कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से हमें जो डिसीज़ होती है, आपको MCQ आ सकता है PPSC के पेपर में या FPSC के पेपर्स में, कि प्लेगरा डिसीज़ जो है वो क्या है और ये क्यों होती है, डिमेंशिया डिसीज़ क्या है। इसके अलावा विटामिन B3 डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स आपके सामने आ सकते हैं आपने बताया। उसके बाद हमारे पास विटामिन B6 है जिसको प्राइडोक्सिन कहते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है,
ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाता है विटामिन B6। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन एंड सीरोटिन। जो ट्रिप्टोफैन है जो कि एक अमाइनो एसिड है, इसको नियासिन एंड सीरोटोनिन में कन्वर्ट करता है विटामिन B6। यहाँ से पता चलता है कितना अहम विटामिन है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की फंक्शंस के लिए, रिड्यूसिंग मसल स्पैजम्स के लिए, जो हमारे पाँव हो जाते हैं। इसके अलावा मेंटेन प्रॉपर बैलेंस ऑफ सोडियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सोडियम एंड फॉस्फोरस जो है, फास्फोरस, उसकी मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस के साथ बॉडी में मेंटेन रखता है। उसको ज़्यादा या कम होने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है कि वो ना ही ज़्यादा हो पाए ना ही कम हो पाए। ठीक है जी, यहाँ तक कंफर्म है। उसके बाद हमारे पास विटामिन B6 की रिकमेंडेशन। तो विटामिन B6 जिसको पैराडॉक्सिन कहते हैं, वो अगर मैन है तो 14 से 50 अगर उसकी एज है तो उसको 1.3 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ऐसा आदमी जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उसको 17 मिलीग्राम पर डे चाहिए। अगर आप वूमेन की बात करें तो जो वूमेन है जिनकी उम्र 14 से 18 ईयर्स ओल्ड के दरमियान है, उनको 1.2 मिलीग्राम पर डे चाहिए। जिन वूमेन की उम्र 19 से 50 है उनको 1.3 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और जिन वूमेन की एज 50 प्लस है उनको 1.5 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ठीक है जी। फिर भी अगर देखें तो आदमियों को ज़्यादा चाहिए, 17 मिलीग्राम पर डे चाहिए जिस आदमी की उम्र 50 से ऊपर है। और औरत की अगर देखें तो उसको 1.5 मिलीग्राम पर डे चाहिए कंपैरिजन टू मेल। उसके बाद हमारे पास विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में क्या होता है। सबसे पहले तो नर्वसनेस होती है। ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, आर्म्स एंड लेग्स के क्रैम्प्स पड़ते हैं, वाटर रिटेंशन होती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये फॉस्फोरस और सोडियम को मतवाजन रखता है। अगर इसकी कमी होगी तो पानी की कमी हमारी बॉडी में होगी। उसके बाद स्किन स्क्रैच पड़ते हैं, स्किन ख़राब होने शुरू हो जाती है इसकी कमी से। तो यहाँ तक आई होप कि आपको चल चुका है विटामिन B6 जो है वो हमारे मसल्स के लिए ज़्यादातर ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पानी की कमी से बचाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास विटामिन B6 के बारे में एक बात बताई गई है, एक वार्निंग दी गई है कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस सप्लीमेंट। कि जो औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको चाहिए कि वो जब भी इसका इस्तेमाल करें या इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करने लगी हैं, सिर्फ सप्लीमेंट के इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर ले, मशवरा ले ले कि उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये ख़तरनाक भी हो सकता है। इसके बाद विटामिन B9 जिसको फोलेट एंड फोलिक एसिड कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। और ये जो है ये प्रोडक्शन ऑफ RNA एंड DNA जो कि जीन्स को बनाते हैं, ये उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्क विद विटामिन B12 टू फॉर्म हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बनाने के लिए विटामिन B12 के साथ जो है वो काम करता है। मैंने बताया था विटामिन को फैक्टर्स होते हैं, ये आपस में मिलकर काम करते हैं, अपने आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद लोअर रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबी। जो बेबीज़ के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है उसको कम करने के लिए, ये ना हो पाए ये डिफेक्ट, तो औरतें जो है ये फोलिक एसिड की गोलियों का इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में कंट्रोल प्लाज्मा लेवल। हमारे खून के अंदर जो प्लाज्मा लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में, उसको मेंटेन रखने में विटामिन B9 का एक बहुत ही अहम किरदार है। ठीक है जी। RNA की और DNA की प्रोडक्शन, ये वह विटामिन है जो RNA और DNA प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद विटामिन B9 फोलिक एसिड के सोर्सेज कौन से हैं, सोर्सेज कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले इनरिच ग्रेन्स हैं, यानी जो रोटी चपाती वगैरह हम लोग खाते हैं, जो होल ग्रेन्स होते हैं, यानी वाइट ब्रेड नहीं बल्कि ब्राउन ब्रेड्स वगैरह, तो इसमें होते हैं। और इन जूस में पाया जाता है विटामिन B9। उसके लेग्यूम्स जो हैं, दालें वगैरह, उनमें पाया जाता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजीज है, इनमें पाया जाता है, यानी पत्तल सब्जियां होती हैं, साग हो गया। इसके अलावा पीनट में पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे गौर करें पता चलता है कि यहाँ पे जितनी भी बातें की गई हैं वो तमाम सब्जियों के बारे में की गई है। इसलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको कोई खतरा ही नहीं है विटामिन B9 की कमी से कि उनको होगी, बिकॉज वो लेग्यूम्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए।
लेकिन वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको बहुत खतरा होता है। उनकी बॉडी में ऐसे बहुत सी अमाइनो एसिड्स हैं जो कि सब्जियों में नहीं होते, फलों में नहीं होते, उनको मिल नहीं पाते, और ना वो दालों में होते हैं। उसके अलावा विटामिन B9 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, डिप्रेशन होगा, वेरी नेसेसरी इन प्रेगनेंसी। सम टाइम तो डॉक्टर जो है वो पहले से ही कह देते हैं कि इस गोलियों का इस्तेमाल करते जाएं ताकि किसी भी किस्म का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो सके पैदा होने वाले बेबी को। तो यहाँ पे विटामिन 9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं उसकी रिकमेंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैन है उनको 220 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, वुमेन को 200 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को 400 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, नर्सिंग मदर को जो बच्चों को दूध पिलाती है उसको 400 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। ठीक है जी, यानी मर्दों को 220, फिर औरतों को 200, फिर प्रेग्नेंट वुमेन को 400, फिर नर्सिंग वुमेन को 400। उसके सबसे लास्ट में हमारे पास जो विटामिन है वो है विटामिन B12 जिसको कोबालामिन भी कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रॉपर नर्व फंक्शन के लिए बहुत अहम है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स करता है। जिस तरह पीछे हमारे पास विटामिन B9 ये काम कर रहा था, विटामिन B12 भी ये काम करता है। समटाइम ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। इसके मेटाबोलाइजिंग ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, देखिए जो बाकी विटामिन थे वो फैट के साथ नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबोलाइजिंग करते थे। ये वहाँ विटामिन है B12 कोबालामिन जो कि फैट की भी साथ में मेटाबोलाइजिंग करता है, उसमें से एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा DNA प्रोडक्शन में कोबालामिन जो है वो अपना किरदार अदा करता है। इस मीन कि ये विटामिन B9 के साथ बहुत ज़्यादा मिलके काम कर रहा है, क्योंकि वो भी ये कर रहा है, ये भी यही काम कर रहा है। उसके अलावा विटामिन B12 की रिकमेंडेशंस देखें तो मैन और वुमेन को जो 14 प्लस है उनको 2 से 3 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, मैन और वुमेन जो 14 से प्लस हैं, 14 साल से ज़्यादा हैं, उनको 2 से 3 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मज़ीद वीडियो देखनी है विटामिन विटामिन B C, विटामिन B D, विटामिन B E, विटामिन B K के बारे में, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? अनीमिया होगा, खून की कमी होगी, नर्व डैमेज हो जाएंगी और हाइपर सेंसिटिविटी स्किन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, एनीमिया, नर्व डैमेज एंड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, मुझे